हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। इनका Q2 का रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। इनके इनके साथ Q2 में क्या क्या हुआ, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 23,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, थोड़ा सा पहले अपन बैकड्रॉप देख लेते हैं कि भाई ये पहले किस तरीके से चल रहा था कंपनी, और इस बार इतना खराब रिजल्ट एकदम से कैसे आ गया, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, पूना वाला फिनकॉर्प क्या है, आप एकदम रेप्लिकेट कर दो अगर बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल कि भाई कंज्यूमर लोन करेंगे, पर्सनल लोन करेंगे, व्हीकल लोन करेंगे। इन तरीके के लोन ये कंपनी किया करती थी और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही थी, और बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ साथ बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी भी मेंटेन करके रखा हुआ था। कहीं पर भी एसेट कोई बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देखने को मिल नहीं रहा था। शेयर होल्डर के लिए भी पैसा बना के दिया था, क्योंकि कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही थी कंपनी में। अगर आप देखो, इनके ग्रॉस एनपीए लेवल इंडस्ट्री रीडिंग ग्रॉस एनपीएस थे कि भाई 0.69 0.7 के आसपास के इनके ग्रॉस एनपी नंबर रहा करते थे, और उससे भी कम आपका नेट एनपीए नंबर रहा करता था। करीबन 0.3% के आसपास का कंपनी का नेट एनपीए रहा करता था। तो एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम नहीं थी। अपने लोन बुक को ये 30-40% के आसपास से ओवर वाई लेवल बढ़ाते जा रहे थे। कंपनी गाइडेंस भी देके चल रहा था कि अपने अगले 5 साल में अपनी लोन बुक को ये 5 to 6 टाइम्स कर देंगे। मतलब अगर आज 100 रुपए का लोन बुक है, तो 100 रुपए के लोन बुक को 600 रुपए का लोन बुक कर देंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अच्छा गाइडेंस, अच्छा ग्रोथ, अच्छी एसेट क्वालिटी। तो हम एक फाइनेंशियल के अंदर जितनी भी चीजें देखते हैं, वो सारे के सारे टिक बॉक्स मारती थी पूना वाला फिनकॉर्प वाला कंपनी। बट फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि Q2 में इतना खराब रिजल्ट आ गया। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट क्या है, उसके बाद उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि भाई ये किस तरीके से अच्छा था, किस तरीके से बुरा था, आगे की क्या कहानी लग रही है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर देखो, अगर हम बात करें कंपनी के एयूएम ग्रोथ की, तो एयूएम ग्रोथ में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अभी भी वहां पर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा। एयूएम ग्रोथ आया 40% का ओवर वाई लेवल, और 5% का हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट ने अभी भी, मतलब जैसे ये लोग पीपीटी निकालते हैं, तो पीपीटी में अभी भी इन्होंने जो जो स्लाइड है कि भाई हम 5 साल में 5 से 6 गुना करने वाले हैं अपनी एयूएम को, उसको हटाया नहीं है, रिमूव नहीं किया है। इसको मैं पॉजिटिव साइन की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी इतना खराब रिजल्ट देती है ना, तो मैनेजमेंट सबसे पहला काम करता है गाइडेंस रिवाइज करने का, गाइडेंस को पीछे ले लेने का। बट आपको एक और चीज समझ के चलना पड़ेगा। जब आपकी एसेट क्वालिटी बिगड़ जाती है ना, तो अब सब गाइडेंस वाइडेंस सब खड्डे में चला जाता है। सबसे पहले आपको सुधारनी होती है अपनी एसेट क्वालिटी। अगर आप अपनी एसेट क्वालिटी नहीं सुधारोगे, तो आपका और ज्यादा नुकसान होता रहेगा, और आपका लास्ट में क्या होगा, आपका लोन बुक ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगा। जो अभी आप 40% से अपने एयूएम को बढ़ा रहे हो, आप 40% से नहीं बढ़ा पाओगे। आपका वो ग्रोथ नीचे आ जाएगा, वो 15, 20, 25% के आसपास आ जाएगा, और आपको फिर प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है, अभी भी अगर मैनेजमेंट एम कर रहा है कि हम 5 साल में 5-6 गुना एयूएम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। बट हाल फिलहाल जो आपने नंबर दिखाया, नंबर तो उस बात को बिल्कुल भी प्रूव करता हुआ देखने को मिल ही नहीं रहा। नंबर में तो हमें लग नहीं रहा कि आप वहां तक पहुंच पाओगे, या वहां तक आप सस्टेनेबली पहुंच पाओगे। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, तो इनका थोड़ा सा कस्टमर या डायनामिक समझ लेते हैं कि जोग्राफिकल प्रेजेंस किस तरफ है। देखो, कंपनी कहती ही नहीं कि हम गांव वाले एरिया में जाना चाह रहे हैं। तो जैसे हम बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पढ़ते हैं, या एमएसएमई कंपनी पढ़ते हैं, जो कहती हैं कि हम टियर 4, 5, 6, 7 सिटीज में जाके लैंडिंग कर रहे हैं। ये वो काम करना ही नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि हम देश के टॉप 100 सिटीज में रहेंगे, सबसे बड़ी सिटीज में रहेंगे, और अमीर कस्टमर को केटर करने की कोशिश करेंगे। जो आदमी पहले ऑलरेडी आके टियर 1, 2, 3 सिटीज में सेटल हुआ है, जो आके शहर में सेटल हुआ है, उसने अपनी कमाई करना शुरू कर दिया है, उस आदमी को जाके ये लोग केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनके अगर मैं आपको बताऊं, तो 3-4 मोटे मोटे प्रोडक्ट है कि एक तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन करते हैं ये, एक ये कार लोन, व्हीकल लोन करते हैं, मतलब गाड़ी स्पेसिफिकली यूज गाड़ी के लिए ये लोग लोन किया करते हैं, और 2-3 तरीके के इनके लोन है। और ये 4 प्रोडक्ट से ये लोग 10 प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसमें और नए नए लोन ये लोग ऐड करना चाह रहे हैं। यूज्ड कमर्शियल व्हीकल लोन ये ऐड करना चाह रहे हैं। शॉपकीपर लोन ये लोग ऐड करना चाह रहे हैं। आपका गोल्ड लोन का लोन बुक ये लोग ऐड करना चाह रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने ढंग से टाइमलाइन वाइमलाइन सब बैठा रखी है, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि भाई जो गोल्ड लोन है, बाकी सब में किसी में भी ज्यादा ब्रांच एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो करंट एक्सिस्टिंग ब्रांचेस हैं, उन्हीं से काम चल जाएगा, और नहीं तो वो ऑनलाइन मॉडल के थ्रू पुश किया जाएगा कि भाई सारा का सारा काम हमारा ऑनलाइन हो रहा है, हमें कोई और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई ब्रांचेस सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है। गोल्ड में इनको ब्रांचेस वगैरह चाहिए।
तो गोल्ड में ये लोग सोच रहे हैं FY 26 तक 400 ब्रांचेस कर लेने का। तो मतलब 0 से 400 जाने की कोशिश कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 years, या एक साल में, बल्कि भाई पूरा FY 25 और पूरा FY 26, 2 साल में ये लोग 400 नई ब्रांचेस खोलना चाह रहे हैं अपने गोल्ड लोन डिविजन के लिए। तो ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत बढ़िया है। बट कहानी क्या है, देखो किसी भी फाइनेंस कंपनी का एकदम दिल धड़कन जो होती है ना, वो होता है उसकी एसेट क्वालिटी। अगर एसेट क्वालिटी खराब हो गई तो फिर आप कितनी भी उम्मीदें जगा लो शेयर होल्डर में, कितनी भी कहानी बना लो कि भाई हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, हम चांद पे जाके लोन कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपको आपके एसेट क्वालिटी ढंग के लेवल पे मेंटेन करके ही रखनी पड़ेगी, और वो यहाँ पर हुआ ही नहीं। अब एक बार पहले सेगमेंटेशन समझ लेते हैं कि एडीएम किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर हमें वो जो एसेट क्वालिटी खराब हुआ है ना, उसके बारे में चीज और भी ज्यादा क्लियर होगी। पहले तो समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन भी करते हैं और सिक्योर्ड लोन भी करते हैं, और ऑलमोस्ट 50-50 के रेशो में चलता है। 51% है आपका सिक्योर्ड लोन और 49% है आपका अनसिक्योर्ड लोन। अगर हम बात करें, 33% आता है हमारा एयूएम एमएसएमई डिवीजन से, मतलब ये छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं। मतलब अगर आप एक दुकान लेके बैठे हो तो पूना वाला आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे देता है। तो ये सिक्योर्ड वाली कैटेगरी में भी आता है और अनसिक्योर्ड वाली कैटेगरी में भी आता है। कई बार ये लोग कोलैटरल लेके लोन देते हैं, कई बार विदाउट कोलैटरल लोन दे देते हैं। तो जो विदाउट कोलैटरल लोन होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, और शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन की एक और अलग कैटेगरी है। और यहीं पर प्रॉब्लम आई है। तो ये 33% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अगर मैं बात करूं, 28% है पर्सनल एंड कंज्यूमर लोन्स, ये टोटली अनसिक्योर्ड होते हैं। 19% है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड हो गया। 15% पीओसी शेयर, पीओसी लोन्स हो गए, और 5% है हमारे अदर कैटेगरी वाले लोन्स। तो देखो कहाँ प्रॉब्लम आया, ये पर्सनल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले में प्रॉब्लम आया, और ये जो अनसिक्योर्ड एमएसएमई है इस वाले में प्रॉब्लम आया। अब देखो क्या हुआ, कुछ टाइम पहले इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ था। तो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद इन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी थोड़े बहुत हिंट्स दिए थे कि भाई हमारी जो जो पर्सनल लोन एसटीपीएल, जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाली कैटेगरी है, उसमें हम थोड़े से प्रोविजंस बढ़ाना चाहेंगे, उसको और ज्यादा सिक्योर करना चाहेंगे, और वहीं पर हमें थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिलता है। तो इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने भयानक तरीके से अपने प्रोविजंस बढ़ा दिए। देखो कोई भी एक एनबीएफसी का अगर हम इनकम स्टेटमेंट समझने जाएं, तो आपकी सबसे ऊपर तो आ जाती है आपकी इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम, के मतलब जो आपने पैसा बाजार में दे रखा है उसके ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, दैट इज आपकी इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम में से आप ऐड करते हो अदर इनकम, कि भाई आपने कोई कार्ड इशू किया था, आपका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगा दिया, किसी भी तरीके का चार्ज लगा दिया, वो आ गया आपका अदर इनकम में। दोनों मिलकर बन जाता है आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम में से अब आप चीजें रिड्यूस करने लग जाते हो। टोटल इनकम में से आप क्या क्या निकालोगे, टोटल इनकम में से सबसे पहला चीज आप निकालोगे केपेक्स, खर्चा, कि भाई जैसे अगर आप 400 गोल्ड ब्रांचेस सेटअप कर रहे हो, तो 400 गोल्ड ब्रांचेस का जो खर्चा होगा वो आपके केपेक्स में जाएगा। जो आपके एम्प्लॉय की सैलरी है वो आपके केपेक्स में जाएगी। जो करंट ब्रांचेस का रेंट है वो आपके केपेक्स में जाएगा। जो करंट ब्रांचेस में बिजली पानी जिसका भी खर्चा हो रहा है, पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, वो आपके केपेक्स में जाएगा। तो आप ये सारा केपेक्स उसमें से हटाते हो। आप एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, मतलब आप कर क्या रहे हो, आप बहुत सारा डिजिटल डेटा लोगों का कलेक्ट कर रहे हो और उसके ऊपर मॉडलिंग कर रहे हो, अपना रिस्क एनालिसिस कर रहे हो कि भाई ये मेरे लिए कस्टमर कितना रिस्की है, कितना सेफ है, इसको मेरे को कितने इंटरेस्ट पे लोन देना चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, या मशीन लर्निंग मॉडल चलाने के लिए, ये सारे के सारे काम करने के लिए आपको लगातार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। आपको नई नई टेक्नोलॉजी हाथ में हाथ लगाना पड़ेगा, उनको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए जो भी खर्चा होगा वो सारा भी आपका केपेक्स में जाएगा। तो ये सारा अगर आप खर्चा निकाल दे तो आपकी टोटल इनकम में से, तो आपके पास बच जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपका है कामकाजी मुनाफा जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई आपने अपना सारे की सारी कमाई कर ली, कमाई के अंदर से खर्चा निकाल दिया, तो इतना प्रॉफिट आपके पास बचा। अब हर फाइनेंशियल कंपनी क्या करता है, हर फाइनेंशियल कंपनी करता है कि भाई मैंने बाजार में लोन दिया है, मेरे को इतना पता है कि सारा का सारा लोन वापस नहीं आएगा, तो मेरे को जिस जिस पॉकेट में ऐसा लगता है कि भाई जैसे इनके केस में ले लें कि भाई हमारा एचटीपीएल वाला लोन हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल रही है, तो इसके लिए जो हमने ये जो कामकाजी मुनाफा बनाया है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है, इसमें से कुछ पैसा उठा के साइड में रख देते हैं कि कल को ये वाला लोन खराब होगा तो हमारी पूरी की पूरी बुक एक साथ इफेक्ट नहीं होगी, हम इसके पीछे थोड़ा सा पैसा अभी से ही निकाल के रख देते हैं। तो इसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकालते हो प्रोविजंस। तो सारी की सारी यहाँ पर गड़बड़ प्रोविजंस में ही हो गई। इनके प्रोविजंस 31 टाइम्स बढ़ गए, परसेंट नहीं टाइम्स, 31 गुना हो गए ऑन अ वाई लेवल। और यहीं पर इस कंपनी की ऐसी तैसी हो गई। इसका मतलब क्या है, आपकी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई।
जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हुआ, उन्होंने जो इनका प्रोविजन कवरेज रेशो था 52, 53 के आसपास का, उसको लेके गए ये 84 तक। उनको लगा कि भाई ये जो एसटीपीएल वाले लोन्स है, इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन है, यहाँ पर हमें रिकवरी में दिक्कत आएगी, इसलिए अभी एक साथ प्रोविजन करके छोड़ दो। तो इसकी वजह से अब आप दोनों चीजें देख सकते हो कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है, इसको पीसीआर को ऊपर लेके गया है, ये सारी अच्छी चीजें हैं। बट आपको ये चीजें डिक्लेयर करनी चाहिए थी। ऐसा तो है नहीं कि कल रात को मैनेजमेंट जब सो रहा था तब उसने सोचा कि भाई कल सुबह जब हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तब हम ये सारी की सारी चीजें कर देंगे। तो आपको जब पूरे एक क्वार्टर में पता चल रही थी चीजें कि आप ऐसे कर रहे हो, उसके बाद आपने अपडेट निकाला, अपडेट में आपने कुछ नहीं बताया। आपने पिछले क्वार्टर की कॉन कॉल में ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम इतनी इतनी तेजी से हम अपने प्रोविजंस को बढ़ाएंगे। आपने ये कहा था कि भाई हमें एसटीपीएल वाले लोन्स में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एसेट क्वालिटी हमारी खराब हो सकती है, हमें वहां पर प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे। बट फ्रॉम पीसीआर ऑफ 52 टू 82, 83, 84, ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। और इसी वजह से देखो कि इस कंपनी का प्रॉफिट ही गायब हो गया इस क्वार्टर में। ये कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया कुछ 400, 450 करोड़ रुपए के आसपास का। तो बहुत हालत खराब हो गई है। अब चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्टली क्या चीजें हुई हैं, वो देख लेते हैं। अगर मैं इनकी एसेट क्वालिटी की बात करूं तो इनकी एसेट क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहा करती थी। 0.7% के आसपास का इनका ग्रॉस एनपी नंबर रहा करता था। तो इनका ग्रॉस एनपी नंबर जंप फ्रॉम 0.7% टू 2.1% ओवर क्वार्टर क्वार्टर लेवल। तो मतलब आपका 3 गुना हो गया ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है। आप देखो इनके सारे की सारी एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स खराब हो गई। आपका आपका स्लिपेज रेशो बढ़ गया क्योंकि आपका इतना ज्यादा ग्रॉस एनपीए आ गया। इन्होंने अपना नेट एनपीए मेंटेन करके रखा। नेट एनपीए कैसे मेंटेन हुआ? क्योंकि आपने इतना ज्यादा प्रोवाइड कर दिया। जो आप पिछले Q2 FY24 में 28 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोविजन कर रहे थे, इस बार आपने 910 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोविजन किया। आपने प्रोविजन को 31 गुना कर दिया। तो आप अपना ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए तो मेंटेन कर ही जाओगे, क्योंकि देखो नेट एनपीए क्या है? नेट एनपीए है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन। तो अगर आपके प्रोविजन सही रेट पे बढ़ गए, जितना रेट पे आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ा उतनी रेट पे अगर आपके प्रोविजन बढ़ गए, तो आपका नेट एनपीए कांस्टेंट रह जाएगा। तो ऐसा खुशी नहीं बनानी है कि नेट एनपीए तो कांस्टेंट ही है तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है, एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हुई है। अब आप कितना भी कह लो कि चलो मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है, ये वन ऑफ इवेंट है, ऐसा तो है नहीं कि 910 करोड़ रुपए का ये लोग प्रोविजन हर क्वार्टर ही करते जाएंगे। बट ऐसे अब्रप्ट चेंजेस, ऐसे अब्रप्ट रिजल्ट जब भी किसी भी स्टॉक में आते हैं, तो वो स्टॉक की जो ग्रोथ है उसको हिंडर करके जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। अब देखो एक और चीज समझते हैं। तो चलिए आपने धीरे धीरे करके बढ़ाते या आपने एक साथ बढ़ा दी, वो चलो उस मैटर को साइड में रखो कि आप पहले डिस्क्लोजर दे देते, थोड़ा सा हिंट दे देते, थोड़ी सी चीजें पहले बता देते, वो बात भी छोड़ो। आप एक चीज समझो, अगर आपका ग्रॉस एनपीए 0.7% से 2.1% के आसपास पहुंच गया है, तो अब आपको और ज्यादा कंजर्वेटिव लोन देने पड़ेंगे। देखो कोई भी फाइनेंस कंपनी के साथ क्या होता है, उनके पास बाजार में लोन दिया हुआ होता है। अब आप खुद आप एक अपने आप को फाइनेंस कंपनी की जगह रख के समझो कि भाई आपके पॉकेट में 1,000 रुपए है और 1,000 रुपए का आपको डिस्पर्सल करना है। तो आपका वो रोलिंग चलता रहता है कि भाई आपका इधर से पैसा आ रहा है और आप इधर लैंड करे जा रहे हो। जब आपका पैसा रिटर्न आना बंद हो जाए, मतलब आपका एनपी हो जाए, आपने बाजार में 1,000 रुपए डाल रखे हैं और वो रोलिंग पे आ रहा है कि भाई हर महीने आपको 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए करके मिलता जा रहा है। अगर आपका वो 100 रुपया आना रुक जाए, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाता है कि भाई बाजार में चीजें ठीक चल नहीं रही है, मेरे को रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी रिकवरी ढंग से हो नहीं रही है। तो उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम आप कहोगे कि भैया अगर पैसा अंदर ढंग से नहीं आ रहा तो एक काम करो, जो बाहर जाने वाला पैसा है ना उसको रोक लो, अभी डिस्बर्समेंट रोक दो, डिस्बर्समेंट को स्लो डाउन कर लो। अगर हर हर महीने आप 1,000 रुपए का डिस्बर्समेंट कर रहे थे, तो आप कहोगे इस महीने आप 300 400 का ही करो, क्योंकि जब तक अब जो बाहर गया हुआ पैसा है वो अंदर नहीं आएगा, तब तक वो साइकिल वापस चलेगा नहीं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल का खेल है। तो अगर आपका ग्रॉस एनपी इतना ऊंचा पहुंच गया है, तो हमें आगे जो जो ग्रोथ रेट है उसमें भी हिंडर होते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप खराब एसेट क्वालिटी के साथ 40-50% का लगातार ग्रोथ कर ही नहीं सकते, किसी भी केस में नहीं कर सकते। तो ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। तो ठीक है, मोटा मोटी ये कहानी थी कि आपका ग्रॉस एनपी बहुत ज्यादा खराब हो गया, एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई, और मैनेजमेंट ने गड़बड़ काम ये किया कि मैनेजमेंट ने ढंग से चीजें बताई नहीं। मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर की जो कॉन कॉल थी उसमें क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दिए। मैनेजमेंट ने जो इस बार का अपडेट आया था उसमें भी चीजें नहीं बताई, उसमें इन्होंने एसेट क्वालिटी का जिक्र ही नहीं किया। उसमें सिर्फ इन्होंने अच्छा अच्छा नंबर ही बताया कि भाई हमने 40% के आसपास का एयूएम ग्रोथ किया, और एसेट क्वालिटी के ऊपर कुछ बात ही नहीं करी। अगर आप आज का जो रिजल्ट आया उसको भी देखोगे, उस पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री देखोगे, तो मैनेजमेंट यही कह रहा है कि भाई
ये तो हमने बहुत बेहतरीन काम किया है, इससे हमारी एसेट क्वालिटी बुक्स और ज्यादा क्लीन रहेंगी इन द फ्यूचर। और ये एक वन ऑफ इवेंट है, ठीक है, मान सकते हैं कि ये वन ऑफ इवेंट है, बट जिस तरीके से ये वन ऑफ इवेंट आया वो बिल्कुल अच्छी बात है नहीं। तो ठीक है, चलो अब फाइनली नंबर देख लेते हैं। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 22% ओवर अ वाई लेवल, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट डाउन बाय 17% ओवर अ वाई लेवल। अब ये समझते हैं ये क्यों हुआ। देखो क्या होगा, आपका नेट इंटरेस्ट इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज केपेक्स। इसका मतलब आपने केपेक्स भी बढ़ाया। इनके साथ इस बार ये भी हुआ, इनको 71 करोड़ रुपीस के आसपास का एक एडिशनल केपेक्स लेना पड़ गया, जो वन टाइम इवेंट था। केपेक्स में क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा केपेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा स्केलेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी में तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी का खर्चा आपका रोज रोज का खर्चा नहीं है। आप एक बार खर्चा करके रखते हो, आप एक साल खर्चा करते हो, उसके बाद आपकी गई 5 साल की, फिर वो 5 साल बाद जब आपको नेक्स्ट टाइम स्केल करना होगा अपना प्लेटफॉर्म, तब खर्चा करना पड़ेगा। तो इस बार इनको ये 70 करोड़ रुपए के आसपास का ये वाला खर्चा भी लेना पड़ा। इसकी वजह से आप देखोगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिर गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरना ये होता है कि आपका केपेक्स बढ़ गया, इसीलिए आप देखोगे इनका, अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखोगे वो 50-55% के आसपास से बढ़ के 62-63% के आसपास पहुंच गया है। तो चलिए वो तो कोई बात नहीं, एक एक आप अगर आप ग्रोथ के लिए खर्चा कर रहे हो, अगर आप अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए खर्चा कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए खर्चा कर रहे हो, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो किसी भी शेयर होल्डर को बुरा भी नहीं लगता। क्योंकि देखो, अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप आज एक दुकान खोल के बैठे हो और अगर आप बगल वाली दुकान खरीद के उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, अपना ब्रांच एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो आपको जो जो आप बगल वाली दुकान खरीद रहे हो, अगर आप उसको फुल फुल पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसा निकालना पड़ेगा। अगर आप उसको रेंट पे ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको 2 महीने का रेंट देना पड़ेगा, उस पे इंटीरियर का खर्चा करना पड़ेगा, उस पे सामान भर के डालना पड़ेगा। तो जब भी आप एक्सपेंशन करते हो तो आपको खर्चा तो डे वन पे लेना पड़ता है, और सेल डे वन पे चालू होती नहीं है, प्रॉफिट डे वन पे आना शुरू होता नहीं है। तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ वही थी कि आपका इतना ज्यादा प्रोविजन बढ़ गया कि आपकी ऐसी तैसी हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट की, तो पार्ट 350% से गिर गया। 350% से गिरने का मतलब क्या है, पार्ट आपका नेगेटिव आ गया, आपके बैंड बच गया, आपने इस क्वार्टर में लॉसेस रिपोर्ट कर दिए। और अगर प्रोविजन की बात करें, क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, तो वो तो 31 गुना हो गया है, 31 टाइम्स हो गया है, फ्रॉम 28 करोड़ टू 910 करोड़ ओवर अ वाई लेवल। तो हालात तो ठीक है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हम एज ए शेयर होल्डर। देखो, पहली चीज, इसको सस्ता समझ के, अगर मैं बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन वाली बात नहीं है, इसको सस्ता समझ के इसमें कूदना हमें नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास आज 5,000 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, 5,000 में आपको सिर्फ उसी कंपनी में क्यों कूदना है जिसका रिजल्ट खराब आया है, जिसने इस क्वार्टर लॉसेस रिपोर्ट कर दिए हैं, जिसने इस क्वार्टर अपनी एसेट क्वालिटी की ऐसी तैसी करा ली है, आपको उसी कंपनी में जाके क्यों घुसना है। आपके पास इतनी सारी और भी कंपनी है। इसके बाद जैसे हम एक रिजल्ट एनालिसिस करेंगे इंडिया शेल्टर के बारे में। इंडिया शेल्टर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बहुत बेहतरीन ग्रॉस एनपीए, बहुत बेहतरीन नेट एनपीए, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, अच्छा ग्रोथ किया उस कंपनी ने। आप ऐसी ऐसी कंपनी को देखो जो ग्रोथ भी कर रही है, अपना अपना जो एसेट क्वालिटी है उसको मेंटेन करके भी चल रही है, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऐसी ही जगह क्यों हाथ डालना है जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो। हम ऑलरेडी क्या कम प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं क्या, शेयर मार्केट में पैसा डाल के, जो हमें एडिशनल कंपनी लेवल पे भी प्रॉब्लम चाहिए। तो हमेशा आपका पैसा होना चाहिए फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री, एंड सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी वाला प्लेयर इन द इंडस्ट्री, या एटलीस्ट जिसका एसेट क्वालिटी सही ट्रेंड में जा रहा हो। अगर सबसे अच्छा नहीं है तो सबसे सही ट्रेंड में जाने वाला तो होना चाहिए, कि मतलब 5 के ग्रॉस एनपीए से 3 के ग्रॉस एनपीए पे आने वाला, और 3 के ग्रॉस एनपीए से 2 के ग्रॉस एनपीए पे आने वाला होना चाहिए, ना कि 0.7 के ग्रॉस एनपीए से 2.1 के ग्रॉस एनपीए पे जाने वाला। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, यही थी कहानी पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में। कुछ खास रिजल्ट रहा नहीं, और मैनेजमेंट ने भी अपना इंप्रेशन खराब ही कर लिया। मतलब मैनेजमेंट चेंज हुआ था, कुछ चीजें होती हैं जो मैनेजमेंट अपने थिंकिंग के हिसाब से करना चाहता है। देखो, पुराने वाले मैनेजमेंट ने भी कुछ सोच समझ के 52-53 के आसपास का पीसीआर मेंटेन किया था। अब ये जो नया मैनेजमेंट आया, इसने पीसीआर को सीधा उठा के लेके गया 82 के आसपास। तो गलती कुछ नहीं है, बट अगर आप डिस्क्लोजर दे देते, शेयर होल्डर को थोड़ा सा पहले से इंटिमिडेट कर देते कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहती तो बेहतर रहता। आपने ना पिछले क्वार्टर की कॉन कॉल में कुछ चीजें बताई, ना आपने इस बार अपडेट में कुछ चीजें बताई। आप सीधा रिजल्ट लेके आए, आपने बाकी हर जगह सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बताई, और रिजल्ट आपने कचरा कर दिया। तो यही प्रॉब्लम बना आज पूना वाला फिनकॉर्प के साथ। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।